आज सुबह उठने के बाद से ही मनीषा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसिडिटी भी हो रही थी। लगता है फिर से प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर ही मनीषा का दिल घबराने लगा और धड़कनें तेज हो गईं। वह माँ बनना चाहती थी कि 5 साल से सूनी पड़ी उसकी गोद एक बार फिर से हरी हो जाए। मगर पिछले 2 बार से उसे जिस तकलीफ और अनुभवों से गुजरना पड़ा था, उसकी याद आते ही उसका मन दुखी हो गया। कहीं इस बार भी वही सब दोहराया गया तो? हे ईश्वर, रक्षा करना। वह गहरी सांस भरते हुए बिस्तर पर बैठ गई। माही और विवेक अभी सोए हुए थे, क्योंकि आज रविवार था, दोनों के लिए देर तक सोने का दिन। सासू माँ बड़े ताऊ जी के घर गई हुई थी। उनके पोते के नामकरण पर उनके पोते को देखकर माँ जी भी अपने पोते के जन्म के लिए मिन्नतें करने लगी। उन्होंने कोई भी मंदिर और कोई भी उपवास नहीं छोड़ा था। पता नहीं भगवान की हम पर कब कृपा होगी। हे भगवान, मुझे भी पोते का मुंह दिखा दे। हालांकि घर हर तरह से संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी माँ जी को लगता था कि भगवान की उन पर कृपा नहीं है। तभी तो घर में उनके पोते की जगह 5 साल की पोती माही को लिए बैठी थी। मनीषा की भरी पूरी ससुराल थी। 4 बहुओं में तीसरी थी माँ जी। सबके घर आसपास थे। साझा व्यापार था और रोज का साथ उठना बैठना था। हर घर की जरा जरा सी खबर दूसरे के घर को रहती। माँ जी के अनुसार बाकी सब पर भगवान की असीम कृपा थी, क्योंकि खानदान की सभी बहुएं बेटे जन रही थी। 5 साल पहले माही को जना था। उसके बाद 2 प्रयासों में लड़के के गर्भ धारण करने में असफल रही थी, इसीलिए उनकी नजरों में खटकती थी। और घर की बाकी सभी बहुओं ने कैसे घर में आई कन्याओं का सफाया कर मात्र लड़कों को पैदा करने का गौरव प्राप्त किया है। यह बात मनीषा से छिपी नहीं थी। वह परीक्षण कर लिंग भेद के आधार पर होने वाले गर्भपात की घोर विरोधी थी। आखिर उसके पिता ने उसे और उसकी बहन को बड़े लाड़ प्यार से पाला है, अतः ऐसी नीच मानसिकता के बीज उसके मस्तिष्क में कभी नहीं पड़े थे। मगर उसकी संपन्न पढ़ी लिखी ससुराल में तो माजरा ही उल्टा था। जब भी बात घर में कन्या के जन्म की होती तो घर के बड़े बूढ़ों के मुंह ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उनकी समस्त संपत्ति छीन ली हो। जब भी किसी भाभीयों के घर की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ? मगर जब उसने पहली बार गर्भ धारण किया तो समझ में आया कि बेचारी भाभीयों का कोई कसूर नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों का भीषण दबाव झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे अच्छे चित हो जाते हैं। फिर घर में एक लाचार पशु सी बनी बहू की हैसियत ही क्या है, जो अपना विरोध जताकर मुसीबतों को आमंत्रित करे। विवेक, प्लीज, हमारा पहला बच्चा है, मैं इसे अवश्य जन्म दूंगी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, यह तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मना लूंगा, मगर यह जो रिश्तेदारों की फौज आसपास जमा है, जो आग में घी डालती है, उससे कैसे निपटूं? विवेक भी परेशान था। चाहे जो भी हो, मैं सोनोग्राफी नहीं कराऊंगी। जैसे भी हो, माँ जी को तुम्हें मनाना ही पड़ेगा। मनीषा बोली। बच्चे को लेकर मनीषा किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी, अतः इस योजना के तहत मनीषा अपने मायके चली गई। और जब माँ जी को उसके गर्भ की खबर लगी तब तक गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था, इसलिए मनीषा की नासमझी का नाटक माँ जी समझ नहीं पाई। फिर माही का जन्म हुआ था, जिसे माँ जी ने मुझे मन से स्वीकार किया। उसके जन्म पर ना तो कोई खुश हुआ और ना ही बधाई के गीत गाए गए, मगर मनीषा और विवेक बहुत खुश थे। कोई और प्यार करे या ना करे, वह अपनी नन्ही सी जान को बेहद प्यार करते थे। 2 साल बाद मनीषा फिर गर्भवती हुई, पर इस बार माँ जी पूरी तरह से सजग थी। वह पहली भूल को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहती थी। मनीषा की छोटी से छोटी हरकत पर भी उनकी पैनी नजर थी। वह बच न सकी। माँ जी के इमोशनल रोने धोने और कलेश से बचने के लिए विवेक अनचाहे मन से ही सही, पर दबाव डालने लगा।
माँ जी को हर बार संभालना मेरे लिए असंभव है। पिछली बार हमारी बात रह गई थी, लेकिन इस बार माँ जी की मन की हो जाने दो। घर का तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर की हर बात माँ जी रो धोकर नमक मिर्च लगाकर ऐसे पूरे कुटुंब में पेश करती कि सबकी नजरें विवेक की ओर जाती। रोज रोज के कलेश से बचने के लिए उसने भारी मन से परिस्थिति से समझौता कर लिया था। तब से अब तक 2 बार गर्भपात का दंश झेल चुकी हूँ और अब फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। अब सोचकर उसका सिर भारी हो चला था कि वह रसोई में चाय बनाने चली गई। रसोई में काम वाली बाई शीला बर्तन धो रही थी। चाय बनाते वक्त मनीषा का जी घबराया और वह बाथरूम की ओर भागी। दीदी, कोई खुशखबरी है क्या? शीला ने अंदाजा लगाया। मनीषा ने उसे एक नजर देखा पर कुछ कहा नहीं। मनीषा की चुप्पी से शीला ने अपना अंदाजा पक्का मान लिया। चलो अच्छा है दीदी, माही कब तक अकेले खेलेगी? उसे भी तो कोई साथी चाहिए खेलने को। अकेले बच्चे को घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तेरे कितने बच्चे हैं? मनीषा ने चाय छानते हुए पूछा। कितने क्या, बस एक ही बिटिया है मेरी। अब तो सयानी हो गई है, 10वीं में पढ़ती है। बताते हुए शीला का चेहरा गर्व से चमक उठा। क्यों, दूसरा नहीं किया? क्या बताऊं दीदी, इसके जन्म पर ही कलेश पड़ गया था। धोखे से मेरी डॉक्टरी जांच करा दी और मैं ठहरी अनपढ़ गवार। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लड़की जानकर गर्भ गिराने के पीछे पड़ गए, मगर मैं तैयार ना हुई। बताओ तो दीदी, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते तो मैं कैसे आती इस दुनिया में? फिर क्या हुआ? मनीषा उत्सुक थी। दीदी, मैंने अपनी सास और पति को खरी खोटी सुनाई कि पूछो मत। मैंने साफ साफ कह दिया कि माना मैं अनपढ़ गवार हूँ, मगर हाथ पैर से सलामत हूँ। कैसे भी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लूंगी। तेरे दरवाजे नहीं आऊंगी रोटी मांगने। मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। बस फिर मेरी सास ने मुझे घर से निकलवा दिया और तेरे पति ने नहीं रोका तुझे। वह क्या रोकता, वह तो अपनी माँ की ही सुनता है। मैंने भी सोचा हटाओ ऐसे पति को जो दुख दर्द में साथ ना देकर माँ के पीछे जा छुपे। अब काम ना आया तो कुछ बुरी पड़े तब क्या काम आएगा। बस दीदी, अब तो खुद कमा खा रही हूँ और बिटिया को पढ़ा लिखा रही हूँ। मनीषा शीला की बातें सुन सोच रही थी कि इस बुराई की जड़ें उसके घर तक नहीं, दूर बसे गरीबों की बस्ती में भी फैली थी। तुम लोगों में भी होता है यह सब? मनीषा ने हैरानी से पूछा। होता क्यों नहीं दीदी, हम ठहरे गरीब, जिससे सिर पर खर्चा बढ़ जाए वह कैसे आएगा? खैर जाने दो, हम लोगों में तो यह सब चलता ही रहता है। हम अनपढ़ों में कहाँ इतनी अक्ल है कि लड़का लड़की में भेद ना करे। जो लड़की किस्मत वाली होगी उसे भगवान आप जैसों के घर में भेजते हैं। अपनी माही को ही देख लो, रानी बनकर राज करती है घर पर। शीला दर्द भरी आवाज में बोली। शीला की आखिरी बात मनीषा के दिल को तीर की तरह भेद गई। इसे क्या पता कि माही के अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े थे उसे। बेटियों को मारने का चलन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में है, जो अपना जीवन भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समीकरणों पर जीना चाहते हैं। हर तरह से संपन्न परिवार भी लड़की के जन्म को भारी मन से लेता है। पता नहीं कौन सी मानसिकता है। कहते हुए मनीषा चाय लेकर अपने कमरे में आ गई, मगर अब उसे पीने का मन ना हुआ। जो कुछ उसके सामने आने वाला था उसके लिए वह भी तैयार नहीं थी। शीला की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। दिखने में पतली दुबली सी, मगर अंदर से कितनी हिम्मती व कितनी साहसी है। एक अनदेखे अजन्मे बच्चे के लिए एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया। ना समाज की चिंता, ना सिर पर छत की फिक्र, ना पति का मोह। मुझ में क्यों नहीं है इतनी हिम्मत? मैं तो विवेक के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी लिखी होकर भी शीला के आगे कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक जीती जागती इंसान नहीं, खिलौना हूँ, जिसे चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। वह स्वयं के विचारों में बुरी तरह से उलझी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
विवेक उठकर अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो गया। उसे कुछ न कह सकी, पर वह अजीब सी कश्मकश में थी। थोड़ी देर में माँ जी भी आ गई। मनीषा की खराब तबीयत की वजह समझ आते ही माँ जी खुशी से फूली नहीं समाई और बोली, मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। मैं नर्स को फोन कर देती हूँ, वह समय पर जांच कर लेगी। विवेक ने निर्विकार भाव से मनीषा की ओर देखा। मनीषा के मन की पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, जिसे समझकर भी वो कुछ ना कह सका। मनीषा को तीसरा महीना चल रहा था। माँ जी ने मनीषा की सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और परिणाम अनुकूल ना होने पर गिराने का इंतजाम भी पुख्ता था। वैसे तो हमारे देश में लिंग परीक्षण अपराध की श्रेणी में आता है, मगर कुछ अतिरिक्त सुविधा शुल्क देकर कौन सी ऐसी सुविधा है जो खरीदी नहीं जा सकती। मनीषा के साथ क्लिनिक में विवेक को ना भेजकर माँ जी स्वयं जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा नहीं था। कहीं मनीषा की बातों में आकर पलट गया तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। मनीषा की सोनोग्राफी हो चुकी थी। आशाओं पर एक बार फिर पानी फिर गया था, मगर वह नियति के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे गर्भपात का समय पास आ रहा था, मनीषा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका अंतर्मन कह रहा था, मत होने दे यह अन्याय। बहुत हुआ, कब तक यूं अपने ही खून की हत्याओं का पाप धोती रहेगी? क्या तू शीला से भी गई गुजरी है? जब वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकती है, तो तू क्यों नहीं? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही ना कि तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मगर अपनी बच्ची को कम से कम जिंदा तो देख पाएगी। वह नन्ही सी जान पूरी तरह से तुझ पर आश्रित है। सोचती होगी कि मैं अपनी माँ की कोख में सुरक्षित हूँ। मेरी माँ है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। चैन से सोई होगी वह। मत कर ऐसा अन्याय उसके साथ। आज विवेक के प्यार की भी परीक्षा होने दे। हर बार गलत फैसलों के लिए मात्र सम्मान के नाम पर माँ के साथ खड़ा होने वाला आदमी क्या एक सही फैसले के लिए तेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता? और अगर वह भी तेरे साथ खड़ा नहीं हो सका तो फिर ऐसे पति से क्या उम्मीद करना? वह तो जीवन के किसी भी मोड़ पर तेरा साथ छोड़ सकता है। तू इतनी असक्षम भी नहीं कि अपने बच्चों का भार ना उठा सके। वह खड़ी हुई, मगर माँ जी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। यह मुझसे नहीं होगा माँ जी, मैं यह नहीं करूंगी, उसने पूरे आवेश में कहा। विवेक जिस कलेश के आगे नतमस्तक था, वह आज पूरे उफान पर था। बहू घर बसाने के लिए होती है, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पर तुली है यह। कह देती हूँ विवेक, इसे समझा ले, वरना इसका मुझसे कोई नाता नहीं रहेगा। माँ जी गुस्से भरी आवाज में बोली। ना रहे तो ना सही माँ जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर इस बार अपनी कोख पर आंच ना आने दूंगी। मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला। आगे जैसी आपकी मर्जी, मैं आज ही यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। मनीषा अब हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। माँ मनीषा ने जो किया ठीक किया। मैं खुद भी यही चाहता था, मगर ना जाने क्यों चाह कर भी साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी दो बेटियों की हत्या की ग्लानि अभी तक है मुझे। तीसरी झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। हिम्मत करके विवेक बोला, क्या कह रहा है तू? उसके साथ तेरा भी सिर फिर गया है क्या? मरने के बाद कोई क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं होगा तेरा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ की बातें सुन इस बार विवेक की सहन शक्ति जवाब दे गई। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्म कांड से नहीं। और आज एक बात कान खोल कर सुन लो माँ, अगर तुमने मनीषा की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी बाधा खड़ी की या उसे किसी भी तरह का तनाव दिया, तो हमारी मुक्ति हो या ना हो, तुम्हारी नहीं होगी। क्योंकि फिर मैं तुम्हारे मरने पर ना तो तुम्हारा क्रियाकर्म करूंगा और ना ही पिंडदान। आज विवेक के दिल में भरा बरसों का गुबार भी फूटकर बाहर निकल गया। माँ जी उसके जवाब से दंग रह गई। मनीषा, अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी घर छोड़ दूंगा। विवेक की प्रतिक्रिया से मनीषा की आंखें भर आईं और वह उसके गले लगकर रो पड़ी। आज उसकी सोनी गोद फिर से हरी हो गई थी। आज उसने अपनी गोद के साथ अपने सुहाग पर भी अधिकार पा लिया था।
आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।